हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी, सर जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके बारे में हमें बताएं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, के अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहनी चाहिए और इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी रहेंगी जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो यही रहता है कि सर हम बीएड फाइनल ईयर चल रही है तो वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं या जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या जब रिजल्ट आ रहा है। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए योग्यता क्या है, एमएससी प्लस बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन साथी जो एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन बीएड फाइनल ईयर चल रहा है तो वो साथी भी आवेदन कर सकते हैं, या जिनकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और एमएससी फाइनल में है तो वो भी इसका फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि जब आपका एग्ज़ाम हो, परीक्षा से पूर्व योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। यानी जब आपका एग्ज़ाम हो उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल, चाहे वो आप एमएससी फाइनल ईयर में हो या आप बीएड फाइनल ईयर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ क्या रहती है, आयु का भी, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पर। तो आपकी उम्र है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 तक होनी चाहिए। यानी 21 से 40 के बीच में आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो कितने एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कितने पेपर होते हैं। तो पेपर की बात करें तो पेपर 2 होंगे। फर्स्ट पेपर में तो जीके और जीएस आएगा और जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होता है यानी मैथमेटिक्स का। बात करें हम फर्स्ट पेपर में तो आपके 75 क्वेश्चन आते हैं और जो सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स का उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम तो 225 क्वेश्चन आ जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। यानी टोटल आपका पेपर है वो 450 मार्क्स, यानी 450 में से आपको स्कोर करना है। लेकिन लास्ट ईयर से एक जो इसमें बदलाव किया है वो बदलाव इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, उसको ध्यान में रखना है कि मिनिमम 40% है वो ईच पेपर में आने चाहिए। यानी जीके में भी आपके 40% आने चाहिए और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसके अंदर भी 40% आने चाहिए। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, तो पेपर है जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसके अंदर स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्व की परीक्षा में क्या था पैटर्न है, पहले जो सब्जेक्ट का पेपर था उसमें 55 क्वेश्चन आपके आते थे ग्रेजुएशन वाले पार्ट से, 55 क्वेश्चन आपके आते थे जो 12th का पोर्शन था वहां से, और 10 क्वेश्चन आपके पीजी वाले पार्ट से आते थे। उसके अलावा साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन, यानी 11th 12th और जो यूजी वाला पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन इस बार सरकार ने क्या बदलाव किया आरपीएससी ने कि उन्होंने कोई भी पैटर्न नहीं दिया कि कितने कितने, और इस बार के एग्ज़ाम चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो वहाँ पर यूजी वाले पार्ट और पीजी वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको यूजी और पीजी वाले पार्ट पर भी ज़्यादा फोकस करना। इतने समय तक क्या होता था कि 11th 12th अच्छे से कर लेते थे तो सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार आपको यूजी और पीजी पर भी विशेष फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी जो आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा गया है। तो आज हम मिलेंगे गणित के जो बादशाह हैं दीपक जी टेलर, जिन्होंने लगभग पिछले 15 वर्ष से इसी कार्य में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इस चीज़ में लगभग हजारों विद्यार्थियों को टीचर बनाकर क्या किया है, अपने सामने एक मिसाल पेश की है। तो उनके सानिध्य में हजारों विद्यार्थी पढ़कर आज विभिन्न राजस्थान के विभिन्न कोनों में सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं तो गणित के आज के जो हम कहें तो गणित के बादशाह दीपक जी टेलर, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हाँ जी, सभी साथियों को मेरा भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका भी कि आपने अपने जो श्रोता हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ने का मुझे मौका दिया।
जैसा कि आज आप चर्चा कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परीक्षा पैटर्न की और उसकी क्या क्या सेवा शर्तें हैं, उन सभी सेवा शर्तों पर आप चर्चा कर रहे हैं। तो सर आपको बता चुके हैं ऑलरेडी ही कि यदि आप MSc B.Ed कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। अगर आप MSc और B.Ed में से किसी भी एक परीक्षा को अभी पास नहीं कर चुके हैं लेकिन उसके अंतिम वर्ष में हैं, तो भी हमारी सलाह आपको है कि आप आवेदन करें, क्योंकि परीक्षा के तिथि तक आपको अपना ये जो कंप्लीशन है, कोर्स कंप्लीशन, वो रिक्वायर्ड है, ये आपका हो जाएगा। आयु की जहां तक बात सर ने बताई कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज आयु में छूट भी मिलती है। तो आयु, अगर किसी बच्चे की आयु 40 वर्ष से ज्यादा है तो उसको आयु की छूट का प्रावधान है, वो भी अलग अलग श्रेणीवार अलग अलग है। आप जो विज्ञप्ति आएगी उसमें इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा सर ने पेपर की चर्चा कर ली। मैं आपके साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ आज करूंगा वो ये है कि ये जो पेपर पैटर्न पहले RPSC फॉलो किया करती थी स्कूल लेक्चरर में, जिसके अंतर्गत 10+2 लेवल के 55 प्रश्न आते ही थे, ग्रेजुएशन लेवल के 55 प्रश्न आते ही थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साइकोलॉजी के 30 प्रश्न मिलेंगे, तय होता था सारा पैटर्न, और इस प्रकार आपका पूरा पेपर 150 प्रश्नों का बना करता था। पिछले पेपर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो आया था उसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं आई थी। पहले तक के सभी एडवर्टाइजमेंट में क्या होता था, परीक्षा का ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न साफ अंकित होता था मनोज जी। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो गत वर्ष जो परीक्षा हुई है, उस गत वर्ष परीक्षा में उन्होंने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। आप सब बच्चे जिन्होंने ये परीक्षा दी है या जिन्होंने परीक्षा में आयोजित हुआ पेपर देखा है, आप सब ने इस बात को नोटिस किया होगा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पार्ट को अचानक ही बढ़ा दिया गया। 10+2 लेवल का पार्ट क्या आया, कम आया। मतलब वो जो 10+2 लेवल के 55 प्रश्न आने चाहिए थे, वहां से 55 प्रश्न नहीं उठाए गए, बल्कि प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया। दोनों मिलके कितने प्रश्न आने चाहिए थे, 65 प्रश्न आने चाहिए थे। आपको जान के हैरानी होगी, ये प्रश्न 90 से भी ऊपर चले गए थे। दोनों मिला के 90 क्वेश्चन के आसपास आए थे। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपको RPSC टेस्ट करेगी कि आपका नॉलेज कितना है ग्रेजुएशन पार्ट को लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट को लेकर। आपका नॉलेज, आप कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग रखते हो, आपको सारी जो सिलेबस के अपने टॉपिक है उनकी विषयगत जानकारी कितनी है, ये बिल्कुल मैटर करेगा। अब तो आप सबको हमारी सलाह है, हमारे इस पूरे परिवार की सलाह है कि आप स्पेशल फोकस करेंगे इस बार UG और PG पर। पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको टीचर्स लॉबी भी ये सलाह दे दिया करती थी कि आप एक काम कीजिए, 10+2 का पोर्शन अच्छे से कीजिए, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़िए, और जैसा मनोज जी बता रहे हैं कि PG वाला पार्ट छोड़ ही दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बेटा वो बातें गई है ना। इसका रिजल्ट सर हमें देखने को मिला है, इस बार जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है वहां पर बच्चों के 40% भी नहीं बन पा रहे हैं। इसका मेन रीजन यही है कि UG वाला पार्ट है, और जो मैन UG वाला पार्ट सेकंड ग्रेड में उसको बच्चे छोड़ के जाते थे और वहां से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछ लिए गए। और इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड का है वो भी कट ऑफ है, वो कम रहे इस बार। क्यों? क्योंकि PG वाला पार्ट और UG वाला पार्ट हम करते ही नहीं है, कि हमें तो 11th-12th वाले पे ही ज़्यादा फोकस कराया जाता है। तो सर हमारे जो विद्यार्थी हैं जो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीज़ों में फोकस करना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनकर अपने राजस्थान, अपने पूरे देश की है वो सेवा कर सकें। तो आप हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कीजिए। देखो बच्चों, अपन जब बात करते हैं परीक्षा की तैयारी की, तो परीक्षा की तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है वो है आयोग द्वारा जारी किए गए सिलेबस पर अपन कैसे फोकस करें। मैं यहाँ कुछ बुक्स के बारे में आपको सजेस्ट करना भी चाहूँगा। 10+2 लेवल पर अपन कौन सी बुक्स पढ़ें, ग्रेजुएशन लेवल पर अपन कौन सी बुक्स पढ़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अपन कौन सी बुक्स पढ़ें। अगर अपन 10+2 लेवल की बात करें तो आपकी थोड़ा सा लिख के बच्चों को बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपन 10+2 लेवल की बात करें तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक समझ गए ना, तो आपके पाठ्यक्रम की किताबें चलती हैं। आपको ध्यान होगा कि पूर्व में क्या होता था कि जब अपन बात करें 2004 के आसपास के सिलेबस का, तो जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चलती थी उसके अंतर्गत 4 प्रकार की किताबें 11वीं क्लास में और 4 प्रकार की किताबें 12वीं क्लास में चलती थी। ओल्ड पैटर्न की बुक्स की बात कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे के पास वो बुक्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुगंध है। आप स्टार्ट कीजिए उन्हीं किताबों से।
अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगी। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर जयपुर पब्लिशिंग हाउस की अपन बात करें तो SR सैनी सर की राइटर की बुक है, आप वो परचेज कर सकते हैं। 2 वॉल्यूम आपको उसके देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, केवल 10+2 लेवल के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर करके एक बुक आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखना एक चीज का, ये नहीं कि तो तीनों बुक परचेज कर, सिर्फ एक बुक आपको। अगर आप नए हैं तैयारी करने के लिए, आज से पहली बार तैयारी कर रहे हैं या उससे पहले पढ़ा है लेकिन विशेष फोकस नहीं दिया है, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि एक रेफरेंस बुक लेके आएं, एक ही रेफरेंस बुक को आधार माने। मैंने आपको 3 रेफरेंस बुक्स के नाम बताए हैं, लेकिन आप इनमें से किसी भी एक को परचेज कर लें, आपके लिए वो आधार का काम करेगी आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए। जब BSc लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की बात आती है, तो केवल आपको टेक्स्ट बुक पर ही कंसंट्रेट करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो टेक्स्ट बुक आपके यूनिवर्सिटी में चलती हैं, कई जगह जयपुर पब्लिशिंग हाउस की किताबें चलती हैं, कई जगह RBD की बुक्स चलती हैं, कई जगह नवकार प्रकाशन की किताबें चलती है अपने राजस्थान में। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो हो सकता है आपके स्टेट में किसी अलग प्रकाशन की किताब चल रही होंगी। सिलेबस का मिलान कर लीजिए खाली। तो सिलेबस RPSC ने, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया हुआ है, उस सिलेबस से आप अपने टॉपिक्स का मिलान कर लीजिए। वो जो टॉपिक आपकी जिस टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं, आपको वो उसी टेक्स्ट बुक को आधार मानना है। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है बच्चों को, JPH और नवकार में से किसको चूज है, तो आपको ये मान के चलना कि दोनों सेम ही सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस है। जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी वही बुक आप फॉलो करें। जैसा कि सर ने बताया कि जयपुर पब्लिशिंग हाउस की और नवकार प्रकाशन की किताबों में से किसको तरजीह दें, तो अगर अपन कंसेप्ट की बात करें तो चूंकि मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, इसलिए ये वेरी तो कर ही नहीं सकता है ना। आप चाहे जयपुर पब्लिशिंग हाउस की किताब में पढ़ोगे तो भी कंसेप्ट आपको वही मिलेंगे, आप चाहे दूसरे किसी प्रकाशन की किताब में पढ़ोगे तो भी आपको कंसेप्ट वही मिलने हैं। हम जब अब भर्ती परीक्षाओं की बात करने लगे हैं, जहां पेपर बहुत स्टैंडर्ड का बनने लगा है, तो बेटा जी सवालों से काम केवल चलना नहीं है आपका। आप ये चाहते हो कि 4, 5, 6, 7 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया करते थे उनको तैयार कर लेते हैं और वहां से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि पहले तो कुछ बच्चे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रट कर वो एग्जाम पास कर लेते थे, जिससे कि जो बच्चे को जो पढ़ाएंगे वहाँ पर वो उतनी क्वालिटी नहीं आती थी। अब अगर बच्चा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा तो जो पढ़ाएगा उन बच्चों में भी अच्छी क्वालिटी आएगी, तो वो आने वाले अपने देश के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है सर इस पैटर्न को जो चेंज हुआ उसको लेकर? देखो मनोज जी, जो पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम थोड़े से अच्छे लेवल के पेपर बनने लगे हैं छात्र हित में, तो मैं तो उसको अच्छा मानता हूँ। अच्छा इसलिए मानता हूँ कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, एक बार को तो उनको जरूर जोर आता है, लेकिन उनके खुद के कंसेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे कंसेप्ट पास करते हैं। शिक्षा का ये जो चक्र है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता है। तो अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को तैयार करोगे तो आप अपने आने वाली जनरेशन को भी अच्छा कंसेप्ट दोगे। माना कि कंसेप्ट जनरेशन जो है वो आपके कंसेप्ट के भरोसे नहीं बैठी है, भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दे के भेजा है। हर छात्र विशेष होता है क्योंकि वो प्रभु की एक रचना है, लेकिन जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं परीक्षा का, उस पैटर्न को ही अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत आवश्यक बात हो गई। आयोग ने जो 2 बदलाव किए पिछली भर्ती में, एक तो पेपर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को डालना 40% का। इससे कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी तो इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन आयोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया कर दिया गया है तो ये भर्ती परीक्षाएं सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा रूटीन से हर वर्ष जारी की जाए तो शायद बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ताकि बच्चों को वो मौका मिलता रहेगा कि बार बार अगर एक बार असफल हो जाते हैं तो उनके लिए हर साल एक मौका रहेगा, उनमें हर बार जज्बा रहेगा तैयारी करने का। अब ये है कि भर्ती कब आती है पता ही नहीं चलता, कितनी लंबी खिंच जाती है, तो उसको बच्चों को बहुत ज़्यादा हताशा का सामना करना पड़ता है। तो आप सर ने बता दी कि बुक लिस्ट कौन कौन सी बुक आपको तैयार करनी है। 11वीं-12वीं के लिए जो 4 बुक लगती थी, शायद 2011 तक जो बुक चलती थी, उसके बाद है वो सिलेबस चेंज हो गया था। उसके अलावा BSc में आपको या तो JPH की बुक या नवकार पब्लिकेशन की बुक जो आप ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ते हो, और PG में भी वही बुक, क्यों सर, जो JPH और नवकार की बुक लगती हैं PG में भी
उन्हीं पर आपको फोकस करना है। तो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन था कि बुक हमें कौन सी पढ़नी है। अब हम बात करें नेक्स्ट, सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों के कि सर हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लेवें। मेरा जो पर्सनल राय है वो इस मामले में डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि आपका बेसिक कंसेप्ट कितना अच्छा है, आपकी यूजी और पीजी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है। अगर आपने प्राइवेट बीएससी या एमएससी की है या आपने रेगुलर भी की है लेकिन आप कभी कॉलेज नहीं गए हो यूजी या पीजी के अंदर है, तो आपके नो डाउट कंसेप्ट हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो उस केस में आपको खुद को ही सोचना है। लेकिन कुछ बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी की है, उनकी यूजी भी रेगुलर है और 11th-12th भी अच्छी जगह से है, जिनने फाउंडेशन किया हुआ है, तो वो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो सर भी आपको मार्गदर्शित करेंगे कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोचिंग लेवें या सेल्फ स्टडी करें। देखो बच्चों, जब अपन किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो 5-6 पहलू हैं जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उन पहलुओं में से सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है रेगुलरिटी और डिसिप्लिन। आपको नियमित तौर पर समय सारणी बना के, टाइम टेबल बना के पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है और आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन्ड बना लो कि उस समय सारणी का आप निश्चित तौर पर पालन करोगे। ये जो आपकी रेगुलरिटी है, ये जो आपका डिसिप्लिन है, आपकी जो मैच्योरिटी है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो सब्जेक्ट पर कमांड है और आपकी जो कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी सफलता में आपके एक एक करके आधार स्तंभ बनते जाते हैं। एक मकान जब अपन बनाते हैं तो नींव का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन केवल नींव मजबूत बना देंगे, ऊपर से जो ढांचा बना है वो मजबूत नहीं होगा तो भी मकान गिर जाएगा। हम कहने को ये बातें कहते हैं कि मकान की नींव ही मजबूत होनी चाहिए, लेकिन केवल नींव मजबूत नहीं होनी चाहिए, उसका ढांचा भी मजबूत होना चाहिए, वो दिखना भी सुंदर चाहिए। अगर आप पैसे लगा रहे हो उस पर तो वो दिखना भी तो सुंदर चाहिए ना। इसीलिए केवल एक चीज़, कोई कहते हैं कि केवल एक चीज़ कर लो, आप डिसिप्लिन बना लो या केवल हार्ड वर्क कर लो। केवल हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन होता नहीं है। आपको सारे के सारे चरणों पर खरा उतरना पड़ता है, तब सिलेक्शन होता है। कंपटीशन का ये युग जो है वो ऐसे ही बच्चों को अपने भीतर अनुमति देता है आने की, तो बच्चे इन सभी स्तंभों पर मजबूत उतरते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको रेगुलरिटी चाहिए, आपको हार्ड वर्क चाहिए। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, अगर सब्जेक्ट पर आपका कमांड अच्छा है, तो आप इन कोचिंगों के चक्कर में ना पड़ें। मैं खुद पिछले 15 साल से आ रहा हूँ बच्चों को मार्गदर्शित कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद आपको सलाह दूंगा कि अगर आप में ये सब चीज़ें हैं तो आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। स्वाध्याय को तो भारतीय परंपरा में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगर आप स्वाध्याय कर सकते हैं तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। कोचिंग आपको हेल्प करती है किस बात को लेकर? कोचिंग आपको हेल्प करती है कि आपको एक निश्चित समय पर हमेशा क्लास मिलती है, वो आपकी रेगुलरिटी बनाता है। आपको पढ़ाने वाला टीचर खुद इतना अच्छा कंसेप्ट रखता है कि वो आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अच्छी कमांड आप में जनरेट करता है, अच्छी कंसेप्ट आपको देता है। कि रेगुलरिटी और डिसिप्लिन लाने का काम संस्थान करती है। मैं किसी एक संस्थान का नाम नहीं लूँगा, मैं हमारी संस्थान का प्रचार भी यहाँ बैठ के नहीं करूँगा। अब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों को मार्गदर्शित कर रही हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक का चयन करें। अगर आप में ये जो मैंने क्वालिटीज़ बताई उनमें से आप किसी में भी कम उतर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं तो आपको इनमें से एक का भी चयन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी इन कोचिंग संस्थानों के चक्कर में ना पड़े। आप आराम से स्वाध्याय करें, अपना एक निश्चित समय सारणी बना लें और निश्चित समय सारणी बनाकर उसको फॉलो करें। तो जैसा कि सर ने हमें बताया, अगर आपका बेसिक अच्छा है, बेस अच्छा है तो आपको किसी कोचिंग की, लेकिन आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा। तो सर ने जैसा कि बताया कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ से हम वो सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी की तो बहुत विद्यार्थी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो काफ़ी कुछ होता है। तो कमी कहाँ पर है? ये तो है नहीं कि कोचिंग हम उन बच्चों को अलग से पढ़ाती है या टीचर उन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो उस रणनीति को हमें ध्यान रखना है कि कौन सी जो स्मार्ट स्टडी है, कौन से अहम बिंदु हैं, उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि सफलता अर्जित कर सकें। दूसरी चीज़ सर ने बताया है कि कोचिंग का चुनाव है वो खुद को ही करना है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया अभी ये कोचिंग अच्छी है या ये कोचिंग अच्छी है। आज का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब के ऊपर आपको लगभग सभी कोचिंग के वीडियोज़ मिल जाएंगे। के बाद आपको ये भी पता होगा कि इस टीचर की पढ़ाने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है, वो खुद है वो उस रास्ते पर चला है या नहीं चला है। एक तो ये है कि कुछ
क्वालिफिकेशन है नहीं और पढ़ा रहे हैं। दूसरा ये है कि वो खुद उस रास्ते पर चलकर पहले वहाँ पहुँचा है, तो उसको पता है कि इस रास्ते पे कौन कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक डिलीवरी है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एक नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो बच्चों तक डिलीवरी नहीं कर पाता है, तो वो भी हमारे लिए फिर नुकसानदेह रहेगा। तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको यूट्यूब पर सबसे पहले 2-3 वीडियो देखना है, किस टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है, किसको कंसेप्ट की गहराई है, उन चीज़ों का ध्यान में रखना। हालांकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता है कि मैं खराब पढ़ाऊं या बच्चों को कम समझ में आए, सभी अच्छे हैं। आपको चुनाव करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो सनातन क्लासेज है, इसके ऊपर जो हमारी एक टीम है वो पूरी टीम इस बार ऑनलाइन मंच पर एक साथ आई है और आपके लिए क्या स्पेशल कर रही है। अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें कुछ स्पेशलिटीज़ हैं तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो सर बताएंगे कि सनातन क्लासेज पर क्या स्पेशल है, क्यों अलग है औरों से, इस पर हम बच्चों को करनी चाहिए। एक छवि बन जाती है कभी कभी एक पढ़ाने वाले अध्यापक की कि भाई ये फला फला टॉपिक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या कोई दूसरे अध्यापक के बारे में कहूँ तो ये 3-4 टॉपिक है जो बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। तो ऐसी ही हमारी छवि भी रही है। हम पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमें बच्चे जानते ही इस चीज़ के लिए हैं कि हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पोर्शन को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये बच्चों का कहना है, ठीक है। तो जैसा कि पुरानी बातें हैं, जिन बच्चों ने तैयारी की है उन बच्चों का फीडबैक है, वहाँ से आप इतना तो अश्योर हो सकते हो कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन जितना डीपली हम यहाँ पढ़ते हैं उतना डीपली आपको चाहिए भी परीक्षा में। इस बार जैसा कि मनोज जी ने बताया कि मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तो है ही है, पुराना अनुभवी तो है ही है, और मनोज जी जैसे, प्रदीप जी जैसे युवा जोश भी हैं। मैं और रविंद्र जी काफ़ी समय से बच्चों को मार्गदर्शित करते आ रहे थे। इस बार हमारी टीम में हमने मनोज जी को भी जोड़ा है, प्रदीप जी को भी जोड़ा है। ये युवा जोश भी आपके साथ है, अच्छी संस्थानों से पढ़े हुए हैं, IIT दिल्ली से पास आउट हैं। अपनी कंपटीशन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी चीज़ों को अचीव किया है। आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कॉलेज एजुकेशन में पहुंचना, उस पर वहाँ तक, उस सीढ़ी तक आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मनोज जी ने तो वो सीढ़ी बहुत अच्छी रैंक के साथ हासिल की है। तो इनको पता है कि सब्जेक्ट पर काम कैसे करना होता है, इनको पता है कि कौन सी कंसेप्ट कहाँ डिलीवर करनी होती है। तो वो जो डिलीवरी है वो महत्वपूर्ण है, जैसा कि उन्होंने बताया। हम लोगों से अलग, मैं आपको कहूँगा कि हम आपको बूढ़ा नहीं मानते हैं, आप हमको अनुभवी, आप तो आपको हमें अनुभवी मानते हैं। बूढ़े आप बिल्कुल भी नहीं हैं, आपको देख के कोई भी नहीं बता सकता आप बूढ़े हैं। और आप 15 साल से जो आपके पास अनुभव है वो अनुभव हमें चाहिए ताकि बच्चों को आगे सफलता मिल सके। देखो, हम क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी संस्था का चयन करो, कभी कहेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करते हो, आपको पता है कि किस तरह की एजुकेशन में आपको जाना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो प्योर कंसेप्ट जहाँ आती है निकल के कि भाई किसी विषय को कितनी गहराई तक अपने को लेके जाना है और उस गहराई पर उतर के किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सब हम आपको गाइड कर सकते हैं। और सभी व्यक्ति, जो जितनी भी कोचिंग संस्थानें चलती हैं, सभी व्यक्ति ऐसा काम करने में सक्षम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ही सक्षम है, लेकिन हम इस मामले में थोड़े तो अलग हैं, ठीक है। और उसका रीज़न ये भी है कि सर हम कहाँ से पहुँचे हैं, रास्तों से गुजरे हैं, तो जो समस्या या हमने सहन की तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कठिनाइयाँ आपको आ सकती हैं। दूसरी चीज़ इसका ये भी है कि हम 3 साथी मिलकर इस काम को शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये भी पता होगा कि कोई भी छात्र या कोई भी विद्यार्थी है वो एक सब्जेक्ट पर कमांड नहीं हो सकता है पूरे सिलेबस पर। तो मैं भी क्यों ना हूँ, मुझे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिस पे कमांड कम है, तो मैं शुरुआत में तो वो चीज़ें अच्छे कराऊंगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते ना तो वो एनर्जी बचेगी और ना ही मेरी उस सब्जेक्ट पे कमांड रहेगी। लास्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि बच्चों को शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते कुछ तो बच्चे भी ढीले पड़ जाते हैं और कुछ पढ़ाने वाले मेरे जैसे हैं, उनको उस सब्जेक्ट पे कमांड भी कर रहती है। लेकिन यहाँ पर हम 3 में तो जिस सब्जेक्ट में हम उनको अलग अलग फोकस, बच्चों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी संतुष्टि का काम रहेगा कि हमने जो काम किया है वो संतुष्टि किया है। इसके अलावा भी सर और कुछ आपको सिद्ध करें।
आरपीएससी के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के टॉपर्स यहाँ रह चुके हैं, आप उनसे बात करें, आप उनसे मिलें, आपके आसपास आपको मिल जाएंगे। तो पुराने सेलेक्टेड बच्चे हैं, आप उनसे भी बात करें। और जैसा कि सर ने बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब्स पर बहुत सारी क्लासेस अलग अलग टीचर्स की रखी हुई हैं, तो आप उनसे भी देख लें, मनन कर लें, क्योंकि अंततोगत्वा आपका जो किया गया मनन है वो ही आपको एक निश्चित रास्ते पर लेकर जाएगा। और वहाँ से आपको जो फीडबैक मिल रहा है, वो जो दिल की बात अंदर से निकल रही है ना, वो आपके काम करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने का हमने टारगेट लिया है, टोटल 6 महीने के में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम तक 1 शॉट रिवीजन क्लासेस चलेंगी, टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। तो सारी बातें हैं, हम आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। और वो जो मैटर है आपको लेना है, उस पर मनन आपको करना है, उस पर अभ्यास आपको करना है। सारी की सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपने भीतर समाहित करनी है, तब जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जैसा कि सर ने हमें बताया कि सनातन क्लास पे स्पेशल क्या है, तो सनातन क्लासेज के ऊपर आपको लगभग 6 महीने का टारगेट रखा गया है कि 6 महीने में आपका लगभग सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वो 1 महीना कम ज़्यादा भी हो जाए, कुछ परिस्थितियां होने पर, या एग्जाम लेट होता है। तो उसके बाद जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया वेक्टर कैलकुलस या 2D, तो उसके बाद उस टॉपिक पर एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट को हम क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार जैसे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है 6 महीने में, और एग्जाम की डेट अभी बची हुई है, तो उस समय हम क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक का 1 शॉट रिवीजन, यानी उसके कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम क्या करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर स्पेशल है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम चैनल है वो हम बनाएंगे, जहाँ पर जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। में कोई समस्या है, कुछ डाउट में, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ भेज दें, ताकि वो आपस में डिस्कशन कर लें। इससे एक चीज़ का ये फ़ायदा मिलेगा कि कंपटीशन बनेगा अपने अंदर कि हमें कौन सी चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम है वो आ रही हैं, कौन सी प्रॉब्लम की समस्या हो रही है। तो दीपक सर अब हमसे अनुमति लेना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अभी काम से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी को। और जैसा कि सर ने आपको बताया, आप उनके अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में काम करें, आप पढ़ाई करें बहुत अच्छे से। मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं आप सबके साथ हैं। आप सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थोड़ा सा समय निकालकर हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट किया और उनको मार्गदर्शित किया। तो हम समय सर है वो समय समय पर दोबारा हमें मोटिवेट करते रहेंगे और मार्गदर्शित करते रहेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। इसके साथ आपको कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सीट है, तो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसकी प्रॉब्लम सीट आपको दे दी जाएंगी, ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम के लिए उपयोग। साथ में ही जो क्लास की जो आपको PDF बनेगी, वो PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ऐप के अंदर ही। तो उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ऐप का क्या नाम है, आपका सनातन क्लासेज की ऐप है, वहाँ पर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का कोर्स है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आपका टेलीग्राम चैनल, आपका अपना टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा आपको कि कौन सी चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बुक हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, और भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा एक स्पेशल बुक है तो आपके लिए 1-1.5 महीने पहले आपके साथ हमने साझा किया था, वो भी ऑन द वे है, यानी उसका बहुत ही कम टाइम बचा है, वो बुक आपके पास पहुँच। ये था आपके पास फर्स्ट ग्रेड का आपकी पूर्ण क्या रहनी चाहिए, प्रकार हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमसे पर्सनल कॉल करके या मैसेज करके भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके नेक्स्ट और भी जो डाउट हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।